नमस्कार। आप सभी का स्वागत, सभी विद्यार्थियों का। पिछले व्याख्यान में हम इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे, पूरे पर्यावरण के बारे में बात कर रहे थे। एयर पॉल्यूशन की हमने बात करी, नॉइज पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। हमें इसकी कैसे संवेदनशीलता रखनी है, सेंसिटिविटी कैसे हमें मेंटेन रखनी है, संवेदनशील हम कैसे बने, इस भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर श्याम कुंजवाल, सहायक प्राध्यापक, स्कूल ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस व्याख्यान में, जिसमें हम पूरे पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि हमने पर्यावरण के मुद्दों की समझ उसको समझा है। अगर पर्यावरण के मुद्दों की समझ हम समझ चुके हैं तो पर्यावरण की संवेदनशीलता भी हमें जाननी बहुत आवश्यक है। तो इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि पर्यावरण की संवेदनशीलता क्या क्या, जिसमें सबसे पहले भाग में हम एक जलवायु परिवर्तन की बात, क्या क्या जलवायु परिवर्तन के कारण है, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन उत्सर्जन की हम बात करते हैं। क्योंकि इसका जो प्रभाव पड़ता है सबसे अधिक, वो जो टेम्परेचर हमारा जो मेंटेन नहीं हो पाता है, वो इन पूरे इन्वायरमेंट का, पूरे वातावरण का अगर हम बात करें, पूरे वातावरण का जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो जाती है। साथ ही जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो हिमनद हैं, उनका पिघलना वहाँ से स्टार्ट होता है। बेमौसम की बारिश, समुद्र का स्तर बढ़ना, ये सारे प्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन के। जिसमें एक उदाहरण चित्र की सहायता से हमने कैसे जो ग्लेशियर हैं, जो हिमनद हैं, उनका पिघलना, बर्फ़ में दरारें, बेमौसम की बारिश और बाढ़ का आना, ये सारी जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो बर्फ़ में दरारें जो आम तौर पर अगर आप देखते हैं जो हिमनदों में देखी जाती हैं, क्योंकि बर्फ़ में जो क्रिस्टल फॉर्म में जो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जो है और जो उसमें मूवमेंट होता है, जो गति होती है, वो उसी से संबंधित होती है। यानी कि बर्फ की दरार इज प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड मोमेंट। जो क्रिस्टल की संरचना है और उसकी जो गति है, वो बर्फ की दरार को ही परिभाषित करती है। क्योंकि बर्फ के जो क्रिस्टल हैं वो एक फॉर्मेट में होते हैं, एक निश्चित पैटर्न में वो अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, जिससे जो है उन्हें जो दरारें बनने की जो संभावना होती है वो उसकी वजह से, उस पैटर्न की वजह से हो जाती है। तो दरारें जो हैं वो बर्फ़ की गति, अगर तापमान में थोड़ा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या फिर कोई और फैक्टर उसमें रहेगा तो निश्चित रूप से बर्फ़ में दरारों का आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरे ग्लेशियर का पिघलना भी शुरू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जलवायु परिवर्तन की। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है इसके क्या क्या कारण हैं, गहराई से इनकी हम कैसे समझ रख सकते हैं, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं। इन समस्याओं के पीछे जो सबसे प्रमुख रूप से हम बात करें वो मानव केंद्रित है। फिर से हम एक बार एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की तरफ फिर मोड़ रहे हैं। विकास, अत्यधिक उपभोग और पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता, ये चार प्रमुख कारण हैं कि जो हमारा जलवायु का परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से उनमें मानव केंद्रित का तात्पर्य एक जो मानव का हस्तक्षेप, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से इस चीज़ को जाना कि कैसे एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमें कैसे उनको दूर करना चाहिए और उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसका सबसे प्रमुख प्रभाव एक जलवायु परिवर्तन दिखाता है। अत्यधिक विकास, विकास का तात्पर्य जैसे कि हमने एक पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा की थी कि जो पूरा जो अत्यधिक रूप से वनों की कटाई अगर हो रही है, या फिर हम बात करते हैं कि जो खेती है उसको हम जो एक वैज्ञानिक तरीके से है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी जो वजहें बनती हैं जिससे जो प्राकृतिक आवास है वो भी ख़त्म हो जाता है। पूरा जो जैव विविधता है वो कैसे उससे बिगड़ जाती है, भूमि का क्षरण कैसे हो जाता है, क्योंकि हम उस अंधाधुंध निर्माण में जो है वनों की कटाई तक पहुंच जा रहे हैं। वनों की कटाई और उसका जो प्रभाव है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि उसके कारण या खनन के कारण, खेती की गलत पद्धतियों के कारण कैसे पूरे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है।
तो ये एक जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से भी है। अत्यधिक उपभोग करना, पर्यावरण के प्रति अगर हमें संवेदनशील नहीं रहेंगे, अगर पर्यावरण के प्रति इतना असंवेदनशीलता होगी तो जलवायु में परिवर्तन निश्चित है। तो समस्याओं की जो प्रमुख जड़ है, हम उस पर आते हैं, उपभोग आधारित जीवन शैली होनी और जो संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्रकृति की उपेक्षा, शॉपिंग मॉल, ट्रैफिक, कटते पेड़, ये सारी समस्याओं की जड़। तो हमें इनसे निपटना है जिससे कि पूरी पृथ्वी संकट में न हो। वायु, जल, भूमि प्रदूषण या फिर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में हमने बहुत डिटेल से अभी पढ़ा। धुएं से ढका शहर, प्लास्टिक से भरी नदी, सूखी भूमि, कटे हुए पेड़, ये सारी हमारी पृथ्वी को संकट में रख रहे हैं। तो पर्यावरणीय जो संवेदनशीलता है उसकी बहुत आवश्यकता है। जो इन्वायरमेंट की जो सेंसिटिविटी है उसको हमें मेंटेन रखना है। कैसे हम संवेदनशील बने, ये प्रमुख एक सवाल है, एक बात है। और यही विषय जो हमारा चल रहा है इस व्याख्यान का, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात भी है, महत्वपूर्ण पॉइंट भी है कि पर्यावरण की संवेदनशीलता को हम कैसे बनाए रखें, जिसमें कि दैनिक जीवन में जो पर्यावरण है उसके लिए हमें सोचना है। क्योंकि अगर हम डेली रूटीन में इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे, पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, तो हम उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर लाएंगे। जो हमारे डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको ज़रूर हम कम कर सकते हैं। एटलीस्ट जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की बात हो रही थी उसको हम कम जरूर करें। छोटे कदम, बड़ा असर। क्योंकि कपड़े का थैला लेकर हम जाएंगे तो पॉल्यूशन की जो संभावना है वो 50% से नीचे आ जाएगी। टपकते नल को बंद करते हुए बच्चे, पौधे लगाते छात्र, यदि हमें दिखे या फिर हम इस कार्य को कर रहे हैं तो हमें पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनसे नहीं जूझना पड़ेगा, वो कम हो जाएंगी। अर्थात जो संवेदनशीलता की जो आवश्यकता है वो इस पर्यावरण के प्रति संवेदनशील का अर्थ है कि पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनको पहचानना और उनके प्रति जो सहानुभूति है उसको रखना, अपने व्यवहार को उसमें अडेप्ट करना, उसके अनुरूप ढालना। यानी कि जो छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, बहुत कम से कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना, वृक्षारोपण करना, कूड़े का सही निपटान करना, ये सब मिल करके एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि उदाहरणतः पूरे देश में स्वच्छता का अभियान हमारा चल रहा है, पर्यावरण शिक्षा, स्थानीय प्रयास, और जैसे जो झीलों की सफाई या सामुदायिक बागवानी, ये सब संवेदनशीलता की निशाने हैं। ये सारे उदाहरण संवेदनशीलता के हैं। और हमने जो विकास को जो केवल भौतिक दृष्टि से हम जो देख रहे हैं, जैसे रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, मिट्टी है, इन सब का दोहन करते गए तो उससे क्या होगा, जो नुकसान है पूरे बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो हमने बताया था। लेकिन अगर सही मायने में हम डेवलपमेंट की बात करें, जो प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखेगा, तो वो जो एक्चुअल जो सेंसिटिविटी की हम बात करें वही डेवलपमेंट है। तो शिक्षा और जन भागीदारी इसका महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है वो केवल सरकार नहीं कर सकती। इसके लिए हर किसी व्यक्ति को, जन को जो है भागीदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा सबसे प्रभावशाली इसका माध्यम होता है। खासकर स्कूली प्रोग्राम, कॉलेज स्तर पर, इस लेवल पर हम जो पर्यावरण है एनवायरमेंटल स्टडीज़ को करेंगे तो उसकी जो कार्य योजनाएं हैं वो हमें बनानी पड़ेंगी। इको क्लब के रूप में, पोस्टर निबंध प्रतियोगिताओं के रूप में, सिर्फ कागज़ों तक नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी जो रैली है, वृक्षारोपण है, या फिर स्थानीय जो पॉल्यूशन कंट्रोल जो प्रोग्राम हैं उनको भी हमें करना पड़ेगा। तो परिवर्तन में जो इन्वायरमेंटल चेंजेज हैं उनका हमें एक वाहक के रूप में बनना है, तभी हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो जो निष्कर्ष हम इस बात पर इस व्याख्यान से पहुंचते हैं कि जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं अब केवल एक जो साइंटिफिक विषय है वहीं तक नहीं रह गया है,
बल्कि जो मानव अस्तित्व का जो सवाल है वो एक खड़ा हो जाता है। तो यानी कि हमारा जो हर कदम उपभोग की आदत से लेकर के आवाजाही के जो तरीके हैं वहाँ तक पर्यावरण पर असर डालता है, और इससे हमें सजगता, सक्रिय हमारी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड जो सेंसिटिविटी की हम बात कर रहे थे, संवेदनशीलता, वो बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो प्रयास हैं वो हमारी धरती का एक बड़ा भविष्य है। तो प्रकृति का जो सम्मान ही वही जीवन की सुरक्षा भी है। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें और अपने पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, और अपने लिए भी, और जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी पूरी जनरेशन के लिए भी, आने वाली पीढ़ी तक भी, और समस्त जीवन के लिए हमारा जो पर्यावरण है वो बैलेंस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।